में पार्ट 84 है दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत की सीरीज का। मैं आपके साथ 83 पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूं। पिछली वाली वीडियो में मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूं। यहां पे हम लोग शुरू करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन अलग है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, आपकी ओथ क्या है, कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है ज्वाइन करने की। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये किताब खरीद ली हो, मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो। वीडियो पे लाइक का बटन दबाना कभी मत भूलिए, मैं आपको इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि शायद आप भूल जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, जहां पे मैं लक्ष्मीकांत के एमसीक्यू की सीरीज भी बना रहा हूँ, उसके लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। अब बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट की, तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है ही ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो ऑब्वियस ही बात है, हाईएस्ट ऑफिस किसका है? प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। लेकिन अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑफिसेस बहुत ज्यादा नॉमिनल हैं, इनके पास एक्चुअली में ताकत है नहीं। भले ही प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ही इज द प्रिसाइडिंग, आप कह सकते हो कि द फर्स्ट एल्डर सिटीजन या फर्स्ट सिटीजन कह लीजिए, मतलब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो सबसे पहले सिटीजन है हमारे देश के, जो लीडर है हमारे देश के, नॉमिनल लीडर, रियल नहीं, वो प्रेसिडेंट है। असल ताकत कहाँ है भैया? एग्जीक्यूटिव के पास, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अभी दूसरे पे आते हैं प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास भी कोई ताकत नहीं है, बस प्रेसिडेंट्स को आप देखोगे, रैंक को देखोगे ऊपर से नीचे, तो सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट और दूसरे नंबर पे है वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में देखिए यहाँ पे नाम क्या है, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में हु इज एट द सेकंड नंबर? वाइस प्रेसिडेंट। इस ऑफिस को बनाया गया है ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो भले ही आप इस ऑफिस को कह सकते हो ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के साथ आप हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस को बिल्कुल मत कंसीडर करना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब अपने इलेक्शन को लड़ रहा होता है तो अपने कैंपेनिंग के दौरान वो एक नाम अनाउंस करता है जो उसके साथ वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए लड़ रही होती है। जैसे कि अभी नवंबर में जो अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कौन खड़ा हो रहा है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन ने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह किसको नॉमिनेट किया है? तो कमला हैरिस को। तो यूएस में जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो प्रेसिडेंट अपने नाम के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के नाम को भी अनाउंस करता है और दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट एक बहुत नॉमिनल पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत नॉमिनल पोस्ट है। प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। बात आती है इलेक्शन की तो देखते हैं प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आपको पता है कि भैया प्रेसिडेंट के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो वाइस प्रेसिडेंट एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स चुनेंगे जिसमें मेंबर्स होंगे ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताना चाहूंगा। जब इनिशियली हमारा संविधान बना था तो ये बोला गया था कि वाइस प्रेसिडेंट को चुना एक ऐसे समय पे जाएगा जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एक जॉइंट मीटिंग में बैठे हों, यानी लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स जॉइंट मीटिंग में साथ में बैठे हों, तब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। लेकिन बाद में इस प्रोसीजर को हटा दिया गया, क्योंकि दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग को करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसीजरल प्रॉब्लम है। देखिए लोकसभा में 545 मेंबर्स, राज्यसभा में 250 मेंबर्स, एकदम से इतने सारे मेंबर भीड़ सी लग जाएगी, ठीक है। तो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से बोला गया कि नहीं भाई, प्रेसिडेंट को चुनना है, वाइस प्रेसिडेंट को चुनना है तो अलग अलग चुनाव कर सकते हैं दोनों हाउसेस में, ठीक है। एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। ओके, तो अब देखा जाए कि इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि अभी के लिए देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा। ओके ना, ओवरऑल वोट्स की काउंटिंग होगी। अभी जैसे प्रेसिडेंट में वोट्स की काउंटिंग होती है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में वोट्स की काउंटिंग होगी। अभी प्रेसिडेंट के प्रोसीजर को मैंने जितने एलैबोरेट तरीके से बताया था उतने एलिबरेट तरीके से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि प्रेसिडेंट के वोटिंग की काउंटिंग जैसे होती है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग की काउंटिंग होगी, सब कुछ वही होगा, बस वोट डालेगा कौन कौन।
तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी वोट डालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट नहीं डालेंगे। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, प्रेसिडेंट के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा वोट डालते थे। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जैसे कि पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स थे लोकसभा में, अब तो वो हटा दिया गया रिजर्वेशन। साथ साथ जो 12 मेंबर्स हैं आपके नॉमिनेटेड राज्यसभा में, वो लोग इलेक्शन के चुनाव में वोट, मतलब वो लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डालते थे। लेकिन जब बात की गई वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा राज्यसभा वो भी वोट डालेंगे एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा राज्यसभा वो भी वोट डालेंगे। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपके पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में वो वोट नहीं डाल रहे थे। वो अलग बात थी कि जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो रहा था उस समय पे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंपीचमेंट में वोट डाले थे, बट चुनाव में इन्होंने वोट नहीं डाला था। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा वोट डालेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि भैया ये डिफरेंस क्यों? तो हमारे बाबा साहब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, असेंबली में इनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप बताइए कि आप प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों कर रहे हैं? तो देखते हैं बाबा साहब ने क्या बोला। इन्होंने बोला कि देखिए, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारी देश की जो सरकार चलेगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे चलेगी। जो भी डिसीजन होंगे, जो भी एक्ट होंगे, लॉज होंगे, बिल्स होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, सब पे कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा। इसलिए प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेता है उसका इफेक्ट न केवल सेंटर की सरकार के पड़ेगा, पूरे देश पे पड़ेगा, और पूरे देश में स्टेट्स भी आते हैं। तो स्टेट्स की फंक्शनिंग पे भी प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए नियम कानूनों का फर्क पड़ेगा। इसीलिए जब प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को यह हक मिलना चाहिए कि वो वोट डाल सके। लेकिन अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट का काम है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है, उसको हेड करना। तो भैया हमारे वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट की सीट कुछ कंटिजेंसीज में खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पे बैठ सकता है। वो कंटिजेंसीज क्या है, वो कंडीशंस क्या है, वो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। मेरी प्रेसिडेंट वाली वीडियोस देखी जाके, वहां पे मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में समझाया। तो अगर उन कुछ कंटिजेंसीज को, कंडीशंस को छोड़ दो तो वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मली प्रेसिडेंट का काम करेगा नहीं। अगर करता भी है तो बहुत थोड़े से समय के लिए करेगा। तो इसीलिए नॉर्मल केस में देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का काम केवल क्या है कि राज्यसभा को चेयर करना। अभी जब वाइस प्रेसिडेंट का काम इतना कम है, प्रेसिडेंट बनेगा भी तो बहुत छोटे समय के लिए बनेगा, तो जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर को बुलाया जाए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो भाई वोट डालेगा कौन, इसके फर्क को तो हमने देख लिया, बट इलेक्शन होगा कैसे, ये बिल्कुल सेम है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे होता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आप क्या बोलोगे? इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot. Secret ballot क्या होता है ये भी मैंने आपको प्रेसिडेंट में समझाया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सीन क्या है ये भी समझाया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है ये भी समझाया था। इनका प्रॉपर डिटेल एनालिसिस किया था। ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरीके से काम करता है, सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग किस तरीके से होती है, सब कुछ आपको चैप्टर 17 प्रेसिडेंट में समझाया जा चुका है। तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखना है वहां पे जाके देखिए। अब एक चीज देखी जाए कि मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में किसी तरीके का डिस्प्यूट आ जाता है, डाउट आ जाता है, ये बोला जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में गलत तरीके से चीजें हुई हैं, तो उस केस में इंक्वायरी कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट के केस में जो इंक्वायरी कर सकता है वही यहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकता है, और वो बॉडी है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई डिस्प्यूट है तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करने की ताकत है हमारी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। एक चीज, उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक पर्सन को आपने चुन लिया तो उस इलेक्शन को आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि आपको पता है कि लोकसभा के, राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल रहे हैं। अभी मान लीजिए राज्यसभा में 7 या 8 सीटें खाली पड़ी हैं,
या फिर लोकसभा में 10 या 12 सीटें खाली पड़ी हैं। तो वो जो 10-12 सीटें खाली पड़ी हैं और उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और वाइस प्रेसिडेंट चुन के आ गए, बाद में वो 10-12 सीटों पे वोट हो गई और वहां पे रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कल की डेट में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि अरे आपने तो वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव करा दिया, हमारी तो सीट भरी हुई नहीं हुई थी, आप फिर से चुनाव कराइए, हमें तो वोट डालना था। ये वो नहीं बोल सकते। अगर कोई इलेक्टोरल वैकेंसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव हो गया तो इस बेसिस पे आप उस चुनाव को चैलेंज नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, कुछ सीटें खाली थी। ओके, उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया और उसके चुनाव के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई इस वाइस प्रेसिडेंट को गलत तरीके से चुना गया है, तो अब ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तो जितने समय वो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, उस समय पे उसने जो जो भी डिसीजंस लिए हैं उन डिसीजंस को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, वो डिसीजंस वैलिड रहेंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं कि टू बी एलिजिबल एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू बी प्रिसाइज, एक पर्सन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भैया एक बात याद रखना, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो यू शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप राज्यसभा के मेंबर बन सको। क्योंकि बात यह है दोस्तों कि आप वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद राज्यसभा को लीड करोगे, चेयरमैन रहोगे राज्यसभा के। तो अगर आप राज्यसभा के चेयरमैन हो तो कम से कम आपके पास इतनी तो एलिजिबिलिटी हो कि आप राज्यसभा के मेंबर बन सको। तो एक प्रेसिडेंट को अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, सो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देश का सिटीजन होना चाहिए, वो तो है ही, 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। अब बात वही आ गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है जिसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, आगे लक्ष्मीकांत में ये आएगा, अभी के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिसाइड करने की ताकत किसके पास है, तो गवर्नमेंट के पास ही है। गवर्नमेंट नियम कानून पास करके, एक्ट पास करके बोल सकती है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये पर्टिकुलर पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल की पोस्टों के लिए डिसाइड कर सकती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की पोस्टों के लिए डिसाइड कर सकती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। फिर से बोल रहा हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसके ऊपर वापस आएंगे। एक और चीज, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर आप किसी स्टेट के गवर्नर हो, अगर आप यूनियन कैबिनेट में मेंबर हो, मिनिस्टर हो, या किसी स्टेट की कैबिनेट में मिनिस्टर हो, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माने जाओगे अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो। तो कोई पर्सन जो स्टेट की कैबिनेट में मिनिस्टर है, यूनियन की कैबिनेट में मिनिस्टर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, वो लड़ सकता है। फिर मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के केस में 50 इलेक्टर्स 50 सेकेंडर्स, 50 इलेक्टर्स प्रपोजर्स होंगे, 50 इलेक्टर सेकेंडर्स होंगे। जब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के नॉमिनेशन के लिए तो 20 इलेक्टर्स को नाम प्रपोज करना पड़ेगा और 20 इलेक्टर्स को नाम सेकेंड करना पड़ेगा। मतलब कि 20 ऐसे लोग होने चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में जो एक ऐसी एप्लीकेशन पे साइन करें जिसमें आपका नाम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया हो। और एक बार 20 लोगों ने आपके नाम को नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद 20 ऐसे और लोग चाहिए जो साइन करके बोले कि हाँ भाई हम इस नॉमिनेशन पे अपनी मंजूरी देते हैं, यानी हम सेकंड कर रहे हैं इस नाम को। तो 20 लोग एज प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 लोग एज सेकेंडर्स होने चाहिए। और आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा 15,000 रुपए का, किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इस तरीके का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्लॉज था ये प्रेसिडेंट में भी था। ये किसके थ्रू लाया गया, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952, जिसको अमेंड किया गया था 1997 में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट रहे 1952 से लेकर 2017 तक। बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि पहले देश के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1952 में रहे। 1957 में भी यही वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर उसका 1962 में जाकिर हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट रहे। 1967 में वीडी गिरी साहब, 1969 में जीएस पाठक, 1974 में बीडी जट्टी, 1979 में एम हिदायतुल्लाह, 1984 में आर वेंकट रमन,
1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 में के.आर. नारायण जी, 1997 में कृष्णकांत जी, 2002 में बी.एस. शेखावत जी, 2007 में मोहम्मद हमीद अंसारी, 2012 में मोहम्मद हमीद अंसारी, 2017 में वेंकैया नायडू। एक चीज याद रखिएगा, ऐसा एक प्रेसिडेंट जो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका हो तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं जिन्होंने 2 पूरी टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट करी हो। और ऐसा कोई पर्सन जिसने 2 पूरी वाइस प्रेसिडेंशियल टर्म्स करी हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने करी है और मोहम्मद हमीद अंसारी जी ने करी है। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे 2 बार लगातार पूरे के पूरे टर्म वाइस प्रेसिडेंट में किए हैं। किसने किसने? एस राधाकृष्णन साहब ने और मोहम्मद हमीद अंसारी साहब ने। ठीक है, अब बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक ओथ और अफर्मेशन को। इस ओथ में वो क्या बोलेंगे? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। भैया ये ओथ तो हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को लेनी पड़ती है। कल की डेट में IAS IPS बनोगे तो भी ओथ लोगे, इंस्पेक्टर बनोगे तो भी ओथ लोगे। और ये जो ओथ है वो वाइस प्रेसिडेंट को नॉर्मल कर केसेस में कौन एडमिनिस्टर करवाएगा? प्रेसिडेंट। और मान लीजिए प्रेसिडेंट अनअवेलेबल है, तबियत खराब है, कुछ है, तो प्रेसिडेंट किसी भी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इन हिज बिहाफ टू सब्सक्राइब द ओथ एंड अफर्मेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मल कर केसेस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी शपथ दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब मान लीजिए किसी बात पे अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो उस केस में इनको वो पर्सन ओथ दिलाएगा जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ओथ दिलाने के लिए। और फाइनली आते हैं कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ प्रेसिडेंट जैसी हैं। अगर आप किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हो, लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो, और आप वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हो, तो मोमेंट आप वाइस प्रेसिडेंट चुने जाओगे, आप जिस भी लोकसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, आप उसके मेंबर नहीं रहोगे। तो जिस दिन आप वाइस प्रेसिडेंट बनोगे वो जो पुरानी मेंबरशिप थी आपकी SLA की, SLC की, LS की, RS की, वो चली जाएगी। दूसरी बात, आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करो। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये बाद में देखेंगे। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों, यहाँ पर हम चीजों को खत्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।